मैं केवाईसी के बचे हुए क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करती हूँ. ए रिकॉर्डिंग ऑन केलंस का? हां, चल लेट्स गेट स्टार्टेड. ना ओवर हियर 29th मुझे आपके साथ डिस्कस करना है. फ्री मील एट वर्क 14,700. दिस कम्स एज 70 rupees per day for 210 days. So 70 minus 50, nothing recovered. So 20 rupees per meal into 210 days. So how much is that? नहीं सॉल्व किया तुम लोगों ने? 4,200. Yes. Now net salary. Net salary is 90,000. TDS is deducted is 10,000. Always remember gross amount is charged to tax. Now this logic you have to apply not only for the chapter of salary, but you also have to apply this logic for all. आपको ये लॉजिक सब जगह अप्लाई करना है कि ऑलवेज ग्रॉस अमाउंट इज चार्ज टू टैक्स. तो अगर टीडीएस कट हुआ है तो आपको उसको ऐड करके उसको क्या करना पड़ेगा? ग्रॉस अप करना पड़ेगा. एंड देन ऑलवेज रिमेंबर आपको जो है ग्रॉस अमाउंट को टैक्स करना पड़ेगा. राइट. सो ओवर हियर टैक्सेबल सैलरी, यहाँ पे लिखते हैं ग्रॉस सैलरी, एंड दैट इज 90,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 1 lakh. सो ग्रॉस सैलरी इज 90,000 प्लस 10,000 इक्वल टू 1 lakh. तो ऑलवेज यहाँ पे आप मार्क करो ग्रॉस अमाउंट इज चार्ज टू टैक्स. ग्रॉस अमाउंट इज चार्ज टू टैक्स. तो क्या होने वाला है? हमेशा जो ग्रॉस अमाउंट है इट इज गोइंग टू बी चार्ज टू टैक्स. करेक्ट है क्या? 31 तो हो ही गया अपना ऑलरेडी. एंड टीडीएस का क्या होता है? TDS is adjusted from tax liability. TDS क्या होता है? It is adjusted from tax liability. TDS का अमाउंट जो है हम कहाँ से एडजस्ट करेंगे? We will adjust it from the tax liability. करेक्ट है क्या? $35 medical insurance premium 8,000 paid by the employer to effect an insurance on the health of the employee. This is exempt perquisite. ये एग्जाम परक्विजिट है. उसके बाद है वैल्यू ऑफ फ्री लंच फैसिलिटी 2,200. एक्चुअली देव सेड इट इज एग्जाम्ड. आवाज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर पासा, कोई आवाज़ है तो. फ्री लंच 2,200 treated as exempt assuming value does not exceed 50 rupees per meal. So 2,200 again number of days is not given. तो हमें क्या आवाज इकडनं ॲडजस्ट करतो. आवाज जास्ती वाढवलास ना म्हणून असं होतं. 2,200 जो 2,200 आहे अजून वाढव थोडा. हां, जो 2,200 आहे यू अज्यूम इट इज फॉर 300 वर्किंग डेज. So that comes to per meal 7.3 rupees per meal, and because it is within 50 rupees it shall be exempt from perquisite, exempt perquisite. बराबर है क्या? देखो किसी को कोई डाउट है क्या? पक्का? I'll go ahead. अब देखो अगला पार्ट. I'll do this. Mr. X received 6 lakhs as accumulated balance of RPF. Accumulated balance of RPF is exempt if you have worked in the company, you have a continuous service of more than 5 years. Yes, so this 6 lakhs is exempt if continuous 5 years of service. If there is continuous 5 years of service. 6 lakhs is exempt if you have a continuous 5 years of service. X is employed on 1st December 22 in scale of 40,000-2,000-50,000. What will be his salary for PY 23?
24. Now let us understand scale of salary. So let us understand the concept of scale of salary. Now if scale of salary आता है ना, अगर आपने पहला ही पॉइंट गड़बड़ कर दिया सैलरी का स्केल, तो आगे का सब कुछ फिर गलत हो जाता है. Now what is the meaning of scale of salary? Here the scale is 40,000, 2,000 dash 50,000. Now let us understand what is the meaning of scale. 40,000 dash 2,000 dash 50,000. इसका मतलब ये होता है कि द डे यू हैव ज्वाइंड, ज्वाइनिंग डेट जो होगा आपका, ओके, तो आपका जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगा उस टाइम से आपका जो मंथली सैलरी है, इट इज़ लेट्स से 40,000 पर मंथ. सो योर बेसिक लेट्स से इज 40,000 पर मंथ. तो आपका बेसिक कितना है? 40,000 पर मंथ. अब नेक्स्ट ईयर, सो सपोज योर डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे नहीं दिया है, 1 दिसंबर 22 दिया है, ओके, क्या दिया है? 1 दिसंबर 22. सो 1 दिसंबर 22 को, 1 दिसंबर 22 को क्या हो रहा है? 1 दिसंबर 22 को आपकी जो सैलरी 40,000 है, बराबर. तो 1 दिसंबर 23 को योर सैलरी विल बी इंक्रीज टू 42,000. सो दिस इज द इंक्रीज. ये जो इंक्रीज होने वाला है, यू विल स्टार्ट विद दिस. अच्छा, ये इंक्रीज कब होगा? ईयरली, ये एन्युअली इंक्रीज होगा, हर महीने नहीं होगा. तो दिसंबर 22 में आपका सैलरी 40,000 पर मंथ ही रहेगा. अगला जो चेंज होगा दिसंबर 23 तक 40,000 ही रहेगा. 1 दिसंबर 23 से आपकी सैलरी पर मंथ क्या बन जाएगी? 42,000. देन 1 दिसंबर 24 को क्या बन जाएगा? 44,000. उसके आगे 1 दिसंबर 25 को 46. लाइक दिस यू विल गो अप टू यू रीच 50,000. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ इंक्रीमेंट. ना क्वेश्चन ने आपको बोला है दिसंबर, क्या बोला है क्वेश्चन ने? दिसंबर 22. क्वेश्चन ने आपको क्या दिया है? दिसंबर 22. दिसंबर 22 से हमने स्टार्ट किया. अब क्वेश्चन पूछता है कि हमें सैलरी बता दो, कौन से पीवाई का? 23, 24 का. बहुत ध्यान से देखना है आपको. क्वेश्चन ने बोला है कि हमें आप सैलरी बता दो पीवाई 23, 24 का. Now 23, 24 starts from where? It starts from April 23 and it goes on till March 24. तो अब अप्रैल 23 है ना, तो ये अप्रैल 23 में मेरा सैलरी कितना रहने वाला है? नहीं, 1 दिसंबर से हुआ, 1 दिसंबर 23 से हुआ है, यस. तो उसके पहले मेरा सैलरी, अच्छा दिसंबर यहाँ से काउंट करेंगे, ओके, यस, ठीक है. तो आप बता दो क्या सैलरी होगा? अप्रैल 23 में मेरा सैलरी कितना होगा? अप्रैल 23 माई सैलरी इज गोइंग टू बी 40,000. तो अप्रैल टू नवंबर 23 तक मेरा सैलरी इज गोइंग टू बी 40,000 पर मंथ. लाइक दिस फॉर हाउ मेनी मंथ्स? दिस इज अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर. सो लाइक दिस फॉर 8 मंथ्स, yes, plus December 23 onwards your salary will increase to 42,000. तो यहाँ बन जाएगा 42,000 for next 4 months, December, Jan, Feb and March. So 42,000 per month into क्या हो जाएगा? 4 months. So your salary is total 4,88,000. फिर ये जो बेसिक आता है ना, फिर इससे लिंक करेंगे कि DA 10% मिला, बोनस 1 महीने का मिला, फलाना फलाना, ऐसा होता है. सो लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स, आर यू अंडरस्टैंडिंग? यहाँ देखो क्या हो रहा है, ध्यान में आ रहा है क्या? सबको समझ में आ रहा है क्या? So your salary for 24-25 is 23-24 sorry is 4,88,000. बरोबर है क्या? देख लो. तो आज मैं क्या करती हूँ, एक बड़ा पहले क्वेश्चन एक सॉल्व करती हूँ आपके साथ, एक बड़ा क्वेश्चन, देन आई कैन गिव यू सम फॉर होमवर्क.
हम्म, या किसको? एम्प्लॉयर को? एम्प्लॉई को? नहीं, जो पे करता है उसको मिलता है बेटा, तूने खर्चा ही नहीं किया, कैसे डिडक्शन क्लेम करेगा? यू डिडंट पे, हाउ कैन यू गेट अ डिडक्शन? हाँ, बिल्कुल नहीं। यस। क्या हो गया? हाँ, नहीं कैसे मिलेगा, वो पे नहीं किया, कैसे मिलेगा उसको? तुम खर्चा नहीं कर रहे हो और तुम क्लेम कर रहे हो, कैसे चलेगा? ओके, लाइव स्ट्रीमिंग ऑल ओके क्या, बता दो चलो जल्दी, तो विल गो अहेड। आई विल सॉल्व। मैम 23 तो 42 है ना, तो 40 कैसे आया? अवनी कौन सा, कब से 42 हुआ? अवनी, अवनी ये कैसे हुआ? 42,000 दिसंबर 23 से हुआ ये, दिस इज फ्रॉम दिसंबर। डोंट मेक मी टीच यू डेट्स एंड मंथ्स नाउ। सो 42,000 इज फ्रॉम 1 दिसंबर 23। सो दिसंबर 23 से 42 हुआ है, तो उसके पहले क्या था? 40,000 था, इट वॉज ऑलवेज 40। 1 दिसंबर 22 को तुमने ज्वाइन 40 से किया, तुम्हारा चेंज दिसंबर 23 को हो रहा है 42। चला लवकर सांगा। या तो दिसंबर 23 से हमने 42 ही लिया, उसके पहले 40 था। ओके, फाइन, शी गॉट इट। चलो, आई गो अहेड। क्या केवाईसी में कुछ पेंशन वेंशन वाले पेंडिंग होंगे, जब पेंशन करेंगे तो वो कर लेंगे हम लोग। अब हम करते हैं सॉल्व विघ्नेश वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये क्यों दोबारा आया फिर से इधर इंटरेस्ट? ठीक है, लेट्स सॉल्व विघ्नेश वाला क्वेश्चन। रेडी है क्या? ये तू मेरे को पीडीएफ भेजने वाली, अभी तक भेजी नहीं है, कहाँ भेजी? अभी मुझे क्लास के बाद बता दे तुरंत, रुक के, तो फिर विल चेक। हाँ, जनरल सैलरी प्रॉब्लम्स। Mr. Vignesh, finance manager of KLM Limited, Mumbai, furnishes the following particulars for the financial year 23-24. Salary is 46,000 per month. Value of medical facility in a hospital maintained by the company is 7,000. Rent-free accommodation owned by the company is owned by the company. Housing loan of 6 lakhs given on 1st April 23 at an interest rate of 6. You all read another question and then we'll do it together. आप क्वेश्चन पढ़ो तो मैं साथ में हम सॉल्व करेंगे। मुझे रेंट फ्री भी आपको दिखाना है कैसे करना है यहाँ। क्या तू ऑनलाइन कर रही क्या आजकल? टाइम। पेज नंबर बोलो मुझे, क्या है इसका? तेरा उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट है? तो एकदम शाम को है वो। हाँ, फिर क्या करेगी अभी? कितने बजे? हाँ, 12 वॉट? हाँ, और 6 बजे भी? हाँ, ठीक है। चलो, अपना कौन सा पेज नंबर है, मेरे को पेज नंबर बोलो ना। ओके, तो लेट्स सॉल्व। हाँ हाँ, वही ले रही हूँ मैं, वही लिया 69, वही ले रही हूँ, बट आई एम जस्ट लुकिंग एट समथिंग एल्स। चलो विल स्टार्ट। पढ़ के हो गया क्या आपका? ए हुआ कि नहीं? तुम लोगों को सैलरी में डिफिकल्ट क्या लगता है?
बट सब जगह सेम ही अभी सैलरी का डेफिनेशन। ऑफकोर्स रिटायरमेंट बेनिफिट्स अलग है। एचआरए में सैलरी का डेफिनेशन क्या है? बेसिक प्लस डीए इफ फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्लस कमीशन इफ गिवन एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, ये एचआरए का है। उसके बाद यही डेफिनेशन पीएफ में है। पीएफ प्रोविडेंट फंड में व्हेन वी से 12% ऑफ सैलरी यू हैव टू फॉलो द सेम डेफिनेशन लाइक एचआरए, बराबर है। उसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस में 20% ऑफ बेसिक, उधर तो क्लियरली दिया है 20% ऑफ बेसिक। रेंट फ्री अकोमोडेशन में सैलरी इज एवरीथिंग एक्सेप्ट परक्विजिट्स, सो वहाँ पे सैलरी इज वॉट? एवरीथिंग एक्सेप्ट परक्विजिट्स, बराबर है। यस अब यहाँ पे आपको ये देखना है आगे। चलो विल सॉल्व विघ्नेश वाला क्वेश्चन। आई जनरली वांटेड टू नो कि व्हाट डू यू गाइज फाइंड डिफिकल्ट इन सैलरी। रिटायरमेंट बेनिफिट्स हम करेंगे अभी ऑफ कोर्स। तो सैलरी क्वेश्चंस, चलो लिखो। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं अपन? क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर, हाँ ठीक है, वो नंबरिंग गड़बड़ है। विघ्नेश वाला क्वेश्चन। पहले कंप्यूट क्या बोला है? कंप्यूट टैक्सेबल है, वो टेबल एक नीचे से गलती से डबल हो गया। कंप्यूट टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर विघ्नेश। सो राइट डाउन कॉम्प्यूटेशन ऑफ, जो क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन होता है वही हमारा हेडिंग होता है। लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट जस्ट चेक, आई एम नॉट कमिंग इन बिटवीन द स्क्रीन, स्क्रीन के बीच में नहीं होना मैं। ओके, सो कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, computation of tax liability of Vignesh for AY 24-25. Oh, what are the heads of income he has? There is income from salary. तो बेटा सैलरी का अपने को क्या करना पड़ेगा? नोट 1. Then there is income from other sources. Note 2. Always on the safer side leave एक आध लाइन। क्यों? एक आधा कोई हेड ऑफ इनकम एकदम से ध्यान में नहीं आया क्वेश्चन रीडिंग के टाइम, तो इट्स ऑलवेज बेटर यहाँ पे यू लीव वन लाइन, इट डजेंट मैटर, राइट? करेक्ट ना? And then you say GTI, then let's chapter 6 say deductions, NTI, and then leave space over here 3 to 4 lines, tax and all that calculation. Of course they've said assuming he has not opted for back. अच्छा now 1 second over here, I just want to tell you one thing. मैंने back आपको लिखवा के दिया था, अगर आप ध्यान से देखोगे चैप्टर वाइज मैंने आपको लिखवा के दिया था। सो इफ़ यू लुक एट बैक, एक मिनट, वो मैंने कहाँ लिखवा के दिया था? पीजीबीपी की यहाँ लिखाया था क्या, या मैंने बैक टैक्सेशन के टाइम पढ़ाया था? पीजीबीपी के टाइम, ओके। चैप्टर वाइज इनफैक्ट हमारा ऑलरेडी नोट्स में बहुत अच्छे से नोटेड है। अगर आप 115 बैक का ये रामबाण कंबाइंड क्वेश्चंस का ही चैप्टर ओपन करोगे, यहाँ देखते हैं वही, यहाँ पे देखो सैलरी का बहुत अच्छे से आपको नोट करवा के दिया है कि सैक्रिफाइसेस जो होते हैं, अब सैलरी क्या सैक्रिफाइस करेगा। तो ये जो सैलरी के चैप्टर है यहाँ पे आपको ये नोट करना बहुत ज़रूरी है। एमपी और एमएलए को एक डेली अलाउंस और कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस का एग्जम्पशन मिलता है, वो नहीं मिलेगा। तो ये सिर्फ एमपी और एमएलए के लिए, तो बहुत ही कम लोगों को एप्लीकेबल होता है। एमपी एंड एमएलए को एक डेली अलाउंस और कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस मिलता है, वो एग्जम्प्ट हुआ करता है। बट अगर वो बैक ऑप्ट करते तो ये एग्जम्पशन उनको नहीं मिलेगा।
HRA का एग्जाम्शन नहीं मिलेगा, LTC का एग्जाम्शन नहीं मिलेगा इफ़ यू ऑप्ट फॉर बैक। इफ़ यू ऑप्ट फॉर बैक यू नॉट, ये ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा के हो चुका है। HRA का अलाउंस नहीं मिलेगा, LTC नहीं मिलेगा, कोई भी अलाउंसेज अंडर 10-14, मतलब वो जो 2 लिस्ट आती है ना, 2 लिस्ट डिपेंडेंट ऑन एक्सपेंसेस एंड, हाँ 2 कैटेगरीज वाली, अपनी जो 2 कैटेगरीज वाली है ना, डिपेंडेंट ऑन एक्सपेंडिचर एंड नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्सपेंडिचर, ये वाले भी नहीं मिलेंगे, कोई भी नहीं। इसमें एक्सेप्शन है, लेकिन इसमें 4 मिलेंगे, ओनली 4 यू विल गेट, देयर आर 4 एक्सेप्शंस। ट्रैवलिंग टूर, मतलब ट्रैवलिंग एंड टूर अलाउंस जो ट्रांसफर करने पे जो ट्रैवलिंग और टूर आता है, कैटेगरी 1 वाला, खर्चे पे डिपेंडेंट। डेली अलाउंस, ये भी खर्चे पे डिपेंडेंट। कन्वेंस फॉर ऑफिस पर्पस, ये भी खर्चे पे डिपेंडेंट। एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस वो हैंडीकैप लोगों के लिए 3200 पर मंथ वाला, ये सेकेंड कैटेगरी वाला। दोनों कैटेगरी वाले अलाउंसेस नहीं मिलेंगे, लेकिन उसमें एक्सेप्शन है, HRA नहीं मिलेगा, LTC। HRA एंड LTC आर वेरी बिग डिसएडवांटेज, क्योंकि HRA सब जगह दिया जाता है, HRA बहुत कंपनीज में मिलता है, और अगर आप बैक ऑप्ट कर रहे हो तो आपको HRA का एग्जाम्शन सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, HRA सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, आपको LTC सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, आपको सारे अलाउंसेस के एग्जाम्शन सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे एक्सेप्ट 4। अब 4 हम लर्न करने के लिए इस तरीके से कुछ कर सकते हैं, देखो क्या है, 1 मिनट। ट्रांसपोर्ट है, ट्रैवलिंग है, फिर कन्वेंस है, सो TTCD या TTDC भी याद कर सकते हैं। कैसे याद रखेंगे, कौन से अलाउंस का मिलेगा अपने को, TTDC। व्हाट इज TTDC? वन इज ट्रांसफर, मतलब ट्रैवलिंग, देन ट्रांसपोर्ट मतलब वो सारा ट्रांसपोर्ट, कन्वेंस एंड डेली। ओके, नाउ यू कैन रिमेंबर, ट्रांसपोर्ट में ये आ गया, कौन सा, ऑफिस टू घर आ गया, कन्वेंस में ऑफिशियल वाला आ गया, तो आप कोई भी नाम इंटरचेंज भी करोगे तो भी टेंशन नहीं है, क्योंकि दोनों उधर कवर हो गए। सो इट इज TTDC, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस। तो ये 4 अलाउंसेज मिलेंगे, बैक में भी मिलेंगे, नॉर्मल में भी मिलेंगे। HRA नहीं मिलेगा बैक में, HRA का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, LTC का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, चिल्ड्रन एजुकेशन का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि वो नहीं है इस लिस्ट में, उसको नहीं मिलने वाला। चिल्ड्रन एजुकेशन सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, चाहे वो 100 रुपीज़ ही हो। हॉस्टल अलाउंस आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। सवाल यहाँ 100 या 300 का नहीं है, सवाल यहाँ हमारे मार्क्स का है। डू यू गेट इट, कि आपको बैक में ये क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। नाउ ओवर हियर यू विल ऑल्सो हैव टू रिमेंबर, डिडक्शन सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं। पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन भी सैक्रिफाइस करना पड़ता था, अब स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको बैक में मिलेगा। यू विल नॉट हैव टू सैक्रिफाइस स्टैंडर्ड डिडक्शन। सो विल यू गेट स्टैंडर्ड डिडक्शन? द आंसर इज येस, यू विल गेट स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो आपको बिल्कुल मिल जाएगा, वो आपको सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत नहीं है। बराबर है क्या? तो ये जस्ट ध्यान में रखो, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में बोला है ही हैज़ डिसाइडेड टू ऑप्ट आउट ऑफ बैक। अगर बोलता ही इज ऑप्टिंग फॉर बैक, कंप्यूट सैलरी एज इफ ही इज ऑप्टिंग फॉर बैक, कंप्यूट सैलरी इनकम। आपको अभी एक समझ के लो, बैक सिर्फ टैक्स लायबिलिटी के टाइम नहीं आएगा, आपको बैक ऐसा भी आ सकता है, कंप्यूट सैलरी इनकम अज्यूमिंग ही इज ऑप्टिंग फॉर बैक, और HRA दिया है, तो जितना HRA पूरा टैक्सेबल करना है, क्योंकि HRA का एग्जाम्शन आपको करना पड़ेगा सैक्रिफाइस, तो आपको HRA का एग्जाम्शन नहीं लेना है, और जितना HRA मिल रहा है उतना आउटर कॉलम में आपको पूरा टैक्सेबल करना है। सो यू मे नॉट नाउ अंडरस्टैंड कि बैक का भी बहुत लिमिटेड स्कोप नहीं है, कि बैक तो ना सिर्फ वो पहले क्वेश्चन में आएगा, सिर्फ बैक पे हम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। नो, यू हैव टू चेंज द अप्रोच। बैक कैन ऑल्सो कम इन कंप्यूट सैलरी, कंप्यूट NTA अज्यूमिंग ही इज ऑप्टिंग फॉर बैक। ठीक है क्या? यस, चलो, तो अभी इस क्वेश्चन में क्या दिया, विघ्नेश क्या करने वाला है, ही इज गोइंग टू ऑप्ट आउट ऑफ बैक, तो कोई चिंता नहीं है, हमें मतलब नॉर्मल ही वर्किंग करना है, तो हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सैलरी क्वेश्चंस, ओके, सो लीव लाइन, टैक्स कैलकुलेशन भी करना है ना इधर, हाँ। सो लेट्स डू नोट 1, कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी इनकम। particulars, amount rupees, रेडी? चलो, आर यू ऑल रेडी बाबा? सैलरी में मैं आपको एक हिंट देती हूँ,
एवरी चैप्टर जब आप सॉल्व करते हो, जैसे पीजीबीपी में हिंट था कि कैसे बिजनेसमैन के व्यू पॉइंट से सोचने का, लॉजिक से जाने का, आप क्लाइंट के एंगल से आप सोचो। यहाँ सैलरी में एक ही हिंट है, सीक्वेंस फॉलो करने का, जैसा दिया गया क्वेश्चन में लिखते जाने का, फॉलो द सीक्वेंस, दैट्स इट। आपने ज़्यादा सोचना नहीं, एक आध एडजस्टमेंट गलत भी हो गया ना, कोई टेंशन नहीं है, यू गेट मार्क्स फॉर स्टेप्स, यू वेरी मच गेट मार्क्स फॉर स्टेप्स। ध्यान में आ रहा है क्या? यस। तो अब देखो सीक्वेंस में जाएंगे, पहला पार्ट। सो सीक्वेंस में जाते वक्त पहला पार्ट यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया, देखो, मिस्टर विघ्नेश फाइनेंस मैनेजर ऑफ केएलएम मुंबई फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, सैलरी 46,000 पर मंथ। सो यहाँ सैलरी कितना है, 46,000 पर मंथ। सो 46,000 इंटू 12, यस, राइट डाउन, 5,50,000 क्या, 52, ओके। सो 5,52,000। वैल्यू ऑफ मेडिकल फैसिलिटी इन हॉस्पिटल मेंटेन्ड बाय कंपनी। नाउ मेडिकल फैसिलिटी मिल रहा है, परक्विजिट है ये। सो सेकेंड पॉइंट क्या है, मेडिकल फैसिलिटी इन, कहाँ पे मिला लेकिन ये, यस, इन एम्प्लॉयर्स हॉस्पिटल। तो क्या होता है ये, यस, एग्जाम्ड भी है तो स्किप नहीं करना है, यही तो सीक्वेंस, यही तो बात है, आपको कुछ स्किप नहीं करना है, आपको सब कुछ क्या करना है, लिखते जाना है, लिखते जाना है, सीक्वेंस में लिखते जाना है सैलरी में। थर्ड, रेंट फ्री अकोमोडेशन ओन्ड बाय कंपनी। सो यहाँ पे उसका नोट करेंगे, रेंट फ्री अकोमोडेशन ओन्ड बाय कंपनी। अब ये नोट 1 था ना सैलरी, तो इसके नीचे जो भी नोट्स आएंगी दैट विल बिकम नोट 1A 1B 1C वगैरह वगैरह, बरोबर है ना? अब क्या है, हाउसिंग लोन ऑफ 6 लैक्स। हाँ, तो एसबीआई लेंडिंग रेट से कंपेयर करना है आपको। एसबीआई का लेंडिंग रेट 9.45 दिया है, एम्प्लॉयर इज चार्जिंग 6%। सो इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, आपको बेनिफिट कितना मिल रहा है, फर्स्ट यू कैलकुलेट द बेनिफिट, एंड द बेनिफिट इज यू, व्हाट इज यूर सेविंग, 9.45 माइनस 6%, सो यू आर गोइंग टू सेव 3.45%। तो इसको अब हम कैलकुलेट करेंगे 6 लैक्स पे 3.45%, 20,700। आर यू गेटिंग दिस? बिल्कुल सीक्वेंस में जाना है, एक एक पॉइंट आराम से चेक करना है, डोंट हैव टू डू एनी गड़बड़ एंड घाई। फिफ्थ पॉइंट, gifts in kind made by the company on the occasion of wedding anniversary. So gifts in kind, now it is exempt up to, yes, it is exempt up to 5,000। और आपको डाउट आता है तो आपने तुरंत ओपन करना चाहिए, केवाइन करना चाहिए। गिफ्ट्स के हमने 3 पार्ट्स में लिखा हुआ है बेटा, असेट इज गिफ्टेड, असेट इज यूज्ड, असेट इज सेल। और यही 3 ना आईसीआई को पूछना बहुत पसंद है, ये 3 कॉमन है, रेंट फ्री कॉमन है, एचआरए आएगा, एलटीसी आता है, सैलरी में गिन चुन के वही रिपीटेटिव एडजस्टमेंट है जो आने वाली है आपको। करेक्ट है क्या? 6 पॉइंट। 6 पॉइंट क्या है, अ वुडन टेबल एंड 4 chairs were provided to Mr. Vignesh at his residence, dining table. This was purchased on 1st May 2020 for 60,000 and sold to Mr. Vignesh for 30,000. Read it very carefully.
पढ़ा क्या? इधर दो चीजें, एक ही एडजस्टमेंट में यूज भी है और सेल भी है, एक ही एडजस्टमेंट में यूज भी है और सेल भी है। तो यहां पे होने वाला है यूज ऑफ डाइनिंग टेबल और क्या होने वाला है, सेल ऑफ डाइनिंग टेबल। हाउ विल शो, आई विल शो यू। यहाँ पे हम लिखेंगे, फिर नोट 1 भी आएगा, तो दोनों के लिए हम एक ही नोट बना देंगे विच इज नोट 1B। यहाँ पे भी आएगा नोट 1B, करेक्ट है ना। हाउ, सी फर्स्ट द कंपनी परचेज इट इन 2020, बट उसके रेसिडेंस में उसको यूज करने के लिए दे दिया होगा कब से। अब उन्होंने सेल कब किया, प्लीज अंडरलाइन, it was sold to Mr. Vignesh on 1st August, underline that, it was sold to Mr. Vignesh on 1st August 23 for 30,000। तो विग्नेश को ये नोट 1 भी देखो क्या बन रहा है, आपको ये अभी लिखना है, आप लिख सकते हो, और यू विल हैव टू लीव सम स्पेस, एक वो जो आपका हाफ पेज होगा वो छोड़ दो, ग्रॉस ये सब सैलरी का वर्किंग करने के लिए लीव अराउंड 7 to 8 लाइन्स एंड देन यू डू दिस नोट 1 भी। क्या नोट 1A करना है, एग्जाम में कैसे करते हैं हम, इसको स्किप करते हैं, अभी पूरा कंप्लीट करते, तो वैसे ही दिखाती हूँ आपको, चलो वैसे ही करते जैसे आप एग्जाम में मैं एक्सपेक्ट करूंगी आपसे। तो ये एडजस्टमेंट हम लिख के लेंगे, फिर हम 8 पॉइंट करेंगे, तो ये कैसे आएगा, एक एक नोट करना पड़ेगा, पहले 1A करना पड़ेगा, फिर 1B करना पड़ेगा। एग्जाम में ऐसा ही वर्किंग करना है, वो हाफ हाफ नहीं करना है, पहले पूरा सम कंप्लीट करके ग्रॉस नेट का फॉर्मेट कंप्लीट करना है, फिर एक एक एडजस्टमेंट करना है। और एक आध एडजस्टमेंट नहीं आया, तुमको 100 मार्क्स चाहिए क्या रे पूरे, तो डरते क्यों हो, नहीं आया एक आधा एडजस्टमेंट तो इट्स ओके, यू डू इट बट कंप्लीट द क्वेश्चन। एग्जामिनर ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करेगा, मैं छोड़ के आता हूँ, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। आपको जो सही लग रहा है आप वो करके आओ और फिर आप उसको कंप्लीट करो, भले ही आपकी ग्रॉस सैलरी फाइनल आंसर से मैच नहीं हो रही होगी, फिर भी आपको बाकी सब करेक्ट है, उसके लिए स्टेप्स के लिए मार्क्स बिल्कुल मिलते हैं। अब वो एडजस्टमेंट के बाद क्या है, पर्सनल परचेजेस। अब पर्सनल परचेजेस तो क्रेडिट कार्ड, आपका पर्सनल खर्चा है 10,000 का और ये बिल किसने पे किया, कंपनी। नो पार्ट वॉज रिकवर्ड, इज इट अ बेनिफिट, यस। पर्सनल एक्सपेंसेस तो क्रेडिट कार्ड, आपको बोला ट्रैवलिंग, टूरिंग, क्लब, क्रेडिट कार्ड, दिस इज मोर, एवरीथिंग इज सिमिलर। जो पर्सनल वाला आपका होगा ये आपका परक्विजिट बन जाता है। सो यहां पे आएगा पर्सनल परचेजेस थ्रू क्रेडिट कार्ड, through employer's credit card। Personal purchases through employer's credit card, how much is that, 10,000। Personal purchases through employer's credit card and how much is that, that is 10,000। ध्यान में आ रहा है क्या सबको? अब आगे, एन एम्बेसडर कार विच वॉज परचेज बाय द कंपनी ऑन 16/7/2019 फॉर 250 वॉज सोल्ड टू द असेसी। तो अगेन दिस इज सेल ऑफ कार, सो यहां पे आएगा सेल ऑफ एम्बेसडर कार, कंपनी की गाड़ी है जो आपने एम्प्लॉयर को सेल कर दिया, तो इसके लिए बनेगा नोट 1C। And then they've given other income, then they've given you what, other income, anything else in salary related part, anything else in salary related part, no। और कुछ मिल रहा है नहीं, तो ये 2 लाइंस छोड़ के आपने हमेशा इधर लीव 2 लाइंस, क्वेश्चन में से कुछ एडजस्टमेंट आपका छूट गया होगा, तो यहाँ पे लीव 2 लाइंस एंड देन यू से हियर दिस बिकम्स व्हाट, ग्रॉस सैलरी।
less deductions under section 16. 16(1)(a) standard deduction, 16(2) entertainment allowance, 16(3) profession tax, and then you will get your net salary or income from salary. Now always in the exam finish this first and then go to making the notes. पहले पूरा ढांचा बना के ग्रॉस सैलरी नेट सैलरी कंप्लीट करने का, हाफ हार्टेड ऐसा नहीं करने का कि पहले मैं नोट 1 करता हूँ फिर इधर कुछ करता हूँ, नहीं, एक एक सीक्वेंस में लिखते जाओ, कंप्लीट करो, बाद में एक साथ से बैठ के आराम से नोट्स बनाओ, ठीक है? यस। तो अब इसमें देखो आपके मार्क्स, कुछ मार्क्स तो कन्फर्म्ड ही हो जाते हैं, जैसे मेडिकल फैसिलिटी आपको पता है, इंटरेस्ट फ्री आपने कर दिया, गिफ्ट एग्जाम कर दिया, इसमें से एक हाथ दो और एडजस्टमेंट सही आएंगे तो यू गेट मार्क्स फॉर इट, करेक्ट? अब आता है नोट 1A। अब 1A के लिए फैक्ट्स, व्हाट इज दिस? दिस इज रेंट फ्री अकोमोडेशन, रेंट फ्री अकोमोडेशन। अब ओपन योर बुक्स एंड चेक रेंट फ्री अकोमोडेशन के फॉर्मूला क्या है। इसमें तो अमेंडमेंट हुआ है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। पहले आपको ये चेक करना है कि ये कौन सी कैटेगरी है, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट सब देख लो, लर्न हो जाता है, फिर आपको लर्न होना चाहिए अब तक आपको। थोड़ा वैन किया, पढ़ा क्या? चलो लेट्स रिकैप गाइस, कमान कमान कमान। रेंट फ्री अकोमोडेशन में बोलो गवर्नमेंट है तो लाइसेंस फी, नॉन गवर्नमेंट है तो फिर से दो कैटेगरीज, एक अकोमोडेशन इज ओन्ड एंड अकोमोडेशन इज नॉट ओन्ड। चेक करो, चेक करो, आपने आपके नोट्स में से ही देखना चाहिए। नो योर नोट्स, KYN इज वेरी इंपॉर्टेंट, नो योर नोट्स, यू शुड नो व्हाट थिंग इज वेयर इन योर नोट्स, ठीक है? अब देखो यहाँ पे अकोमोडेशन ओन्ड है या नॉट ओन्ड है? ओन्ड है। अब देखो मैं कैसे लिखती हूँ, हम क्लास में मैं उनको क्या बोलती हूँ, यहाँ पे हम जैसे छोटे से फैक्ट्स लिख देते, पहले आर यू नॉन गवर्नमेंट, यस, देन यू शुड चेक इज द अकोमोडेशन ओन्ड और अकोमोडेशन नॉट ओन्ड। तो अकोमोडेशन इज ऑब्वियसली यहाँ पे दिया है ओन्ड है, अकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। अब अकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो आप अभी फॉर्मूला डिटरमाइन करो। पहले आप क्वेश्चन को डोमिनेट करने का, हमेशा आपको जो क्वेश्चन से चाहिए वो लेने का, क्वेश्चन में जो दिया है फिर ये दिया है फिर मैं ऐसे लिखूं, ऐसा कभी नहीं करने का, ठीक है? तो चलो ओन्ड बाय एम्प्लॉयर में फॉर्मूला भी दो होते हैं। ओन्ड बाय एम्प्लॉयर में क्या होता है, फिर इट इज नॉट डिपेंड, इट इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर इज डिपेंडेंट ऑन पॉपुलेशन, बरोबर ना? हो ना? हाँ, तो इट इज डिपेंडेंट ऑन पॉपुलेशन। अब ये जगह कौन सी है? मुंबई। अच्छा, मुंबई, तो मुंबई का पॉपुलेशन तो करोड़ों में है, हाँ, अबाउट 25, और नए इसमें तो 40 लाख से, तो नए इसमें का लिमिट अलग है। तो मुंबई है तो वी नो द पॉपुलेशन इज डेफिनेटली करोड्स। मुंबई का पॉपुलेशन कितना है? करोड़ में है। कितना है एक बार जस्ट गूगल कर लो अभी, कितना पॉपुलेशन है मुंबई का? सिंघम मूवी में बताया 2 करोड़ है। हाँ, अब सिंघम मूवी बहुत पुरानी हो गई, अब मुझे लेटेस्ट पॉपुलेशन बता दे तू। मूवी का बोला हुआ याद है? देखो सही बोला, वो सिंघम मूवी में सही बोला है, बराबर है, 2 करोड़ है। सिंघम के एक ही पार्ट है कि 2 पार्ट्स आए हुए हैं उसके? दूसरे पार्ट, अच्छा सिंघम रिटर्न्स, हाँ वो, ठीक है। चलो अब तुम फाइटर मूवी देख के आए क्या? मैं भी देख के, नाइस। वाओ, एग्जैक्ट यस, 2 करोड़ 16 lakhs। ओके, चलो
लेट्स फोकस. बीच बीच में ब्रेक लेने का, संडे को 1 घंटा 2 घंटा टाइम पास करने का. नहीं तो ये जो दिमाग है ना आपका आउट हो जाएगा एग्जाम आते आते. हाँ, यू विल गो क्रेजी अदरवाइज. बहुत ज़्यादा ऐसे स्विच इन स्विच आउट बोलती हूँ, जैसे मैं क्लास में हमेशा बोलती हूँ कि स्विच इन स्विच आउट. 2 मिनट, अब आधा घंटा ब्रेक ले रहे हो ना, उस आधे घंटे में पढ़ाई के बारे में मत सोचना. Then just enjoy that half an hour. Go out for a walk. You like movie watching or something like that. On a Sunday, some 2 hours, you should give yourself a break. You like going out and eating in some hotel, restaurant. जाओ, दोस्तों से मिलना अच्छा लगता है वो करो. जो आपको अच्छा लगता है 1 घंटा आपने वो करना चाहिए. ठीक है क्या? हेमंत एक लेक्चर अपलोड नाही झालं ते मुलं म्हणतात सारखा. सॅटर्डे मी एका दिवशी 6 फेब्रुवारी आफ्टरनूनचं लेक्चर म्हणतात ते. हां, काय माहिती कुठल्या. एक किसके लिए नहीं हुआ है रे अपलोड? किसके लिए अपलोड नहीं हुआ है वो 6 फेब का? हां, पण पार्ट 1 पार्ट 2 मध्ये केले आहे ना? का मग असं झालं होतं एक लेक्चर आधी घेतलं आणि एक नंतर घेतलं होतं आपण असं नंतर घेतलं होतं पण ते अपलोड केलं होतं. हां हां हां, ओके. किया है अपलोड ऐसे बोल रहे रे. तुम लोग बोलो किसके लिए, किसका नहीं हुआ है. इसमें डालो तुम मैसेज. तुम्ही त्या मेन त्या ग्रुप में है ना, आपको सीए इंटर के ग्रुप में डालो तो उधर वो टेक्निकल टीम सब है हमारा, तो उस पर आप डालो कि कौन सा लेक्चर अपलोड नहीं हुआ है. बेटा पार्ट 1 पार्ट 2 करके अपलोड कर दिया है. नाही, कुछ तो होगा गडबड किंवा ते चुकून वेगळं झालं, काहीतरी झालं असेल. 2-3 मुलं म्हणतात. हां, तो चलो. मुंबई की पॉपुलेशन अबाउट 2 करोड़, बराबर है क्या? चलो अब इसमें कैसा है, परक्विजिट अप टू 31 अगस्त. अब 31 अगस्त तक फॉर्मूला क्या है परक्विजिट का? चलो नहीं, उसमें पॉपुलेशन का क्या क्राइटेरिया है? 10 लाख 0 to 10, 10 to 25 एंड अबाउट 25. तो ये अबाउट 25 में जाएगा. तो ये अबाउट 25 में जाएगा. यहाँ ये कौन सी कैटेगरी में जाएगा? अबाउट 25 लाख. तो ये अबाउट 25 लाख में जाएगा. तो इसका परसेंटेज कितना आएगा? 15% ऑफ सैलरी. बरोबर है क्या? एंड परक्विजिट फ्रॉम, अच्छा अप टू 31 अगस्त मतलब कितने महीने हो गए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सॉरी अगस्त. तो हाउ मेनी मंथ्स? दैट इज 5 months. एंड परक्विजिट अप टू, परक्विजिट फ्रॉम 1st September. ना 1st September ऑनवर्ड्स परक्विजिट मतलब फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 7 months. अब ये पॉपुलेशन कौन सी पॉपुलेशन है? आप वहाँ पे चेक करो. नए वाला जो ये अमेंडमेंट है, तो उसमें ये अमेंडमेंट पे क्वेश्चन करा रही हो, आप समझ के लो. तो ये कितना हो रहा है? दिस इज अबाव 40 है ना? कितना है रे अबाव? ये तो बोलो मुझे, स्लैब्स तो बोलो. ये अबाव 40 lakhs में जाएगा. तो अबाव 40 lakhs दिस इज 10%. कम हो गया, 15 की जगह क्या हो गया? 10 हो गया. तो यहां पे हम लिखेंगे अबाव 40 lakhs. तो ये कितना हो जाएगा? 10% ऑफ सैलरी. डू यू रियलाइज आई हैव टू नाउ गेट माई सैलरी फर्स्ट फॉर 12 months, देन स्प्लिट द सैलरी इनटू 5 months एंड 7 months. करेक्ट है क्या? यस. नाउ फर्स्ट आई विल फाइंड आउट सैलरी. First I will find out salary for 12 months. And what is salary for this purpose? Salary is everything except perquisite. अगर DA होता तो तभी ऐड करेंगे if it is forming a part of salary. Now please understand salary for 12 months मुझे निकालना है. I'm going to count everything except perquisite. बहुत इसीलिए पता है क्या, पहले ये पूरा वर्किंग करना बहुत ज़रूरी होता है. अब हम सीक्वेंस में बिंदास सैलरी देख सकते हैं. बिंदास. अब देखो पहला क्या है? सैलरी 552. क्या ये ऐड होगा? हाँ. तो हम ऐड करेंगे सैलरी 5,52,000. अब सैलरी में दूसरा पार्ट है मेडिकल का कुछ दिया है, बट वो एक एग्जाम परक्विजिट है तो सवाल ही नहीं आता. फिर इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन ये नहीं आएगा क्योंकि 20,700 क्या हो गया? एक परक्विजिट हो गया. एंड सैलरी इज एवरीथिंग एक्सेप्ट परक्विजिट, तो वो नहीं आएगा. यूज ऑफ डाइनिंग टेबल नहीं आएगा, वो परक्विजिट है. सेल ऑफ डाइनिंग टेबल नहीं आएगा, वो भी एक परक्विजिट है. पर्सनल परचेजेस टू क्रेडिट कार्ड भी एक परक्विजिट है. सेल ऑफ एम्बेसडर कार्ड भी एक परक्विजिट है. तो ये सब आएगा क्या? नहीं आएगा. सो विल नॉट गेट दिस ऑल. तो प्लीज अंडरस्टैंड यहाँ पे हो गया. दिस इज एवरीथिंग एल्स इज नॉट काउंटेड. सो सैलरी फॉर 12 months इज गोइंग टू बी 5,52,000.
सैलरी कितना होने वाला है 5,52,000. देयरफॉर हियर सैलरी फॉर 5 months 5,52,000 divided by 12 into 5 months 2,30,000. And salary for 7 months 3,22,000. अब देखो परक्विजिट, तो अब परक्विजिट क्या है, पहले 5 महीने के लिए परक्विजिट कितना है 15% ऑफ 2,30,000 प्लस 10% ऑफ 3,23,022. टोटल बोलते हैं 66,700. दिस इज द परक्विजिट. So this is how you have to do the working for rent free accommodation. 7 months का अलग, 5 months का अलग. हाँ वही इसके लिए थ्योरी में थोड़ा फटाफट कर रही हूँ कि fast. I'll just brief you and then when we do questions then it becomes easier. डन है क्या मैम? अलग अलग क्यों किया? क्योंकि रूल्स अलग अलग है ना बेटा. 31 अगस्त तक रूल अलग है और जो नया नोटिफिकेशन आया वो 1 सितंबर से एप्लीकेबल हो गया, इसलिए अलग अलग किया ना योगेश. वर्किंग अलग इसलिए किया क्योंकि रूल्स अलग है, दोनों पे मैं सेम नहीं अप्लाई कर पा रही हूँ. समझ में आ रहा है क्या देखो योगेश? देख लो ये कौन सा हो गया अभी, रेंट फ्री 1A हो गया ना. अब 1B चलो डाइनिंग टेबल वाला पार्ट अभी पढ़ेंगे. 1B. अब 1B के लिए फिर से क्या करने का, जहां से वो रिलेटेड जो पॉइंट है वो पढ़ के लेने का क्वेश्चन में. तो 1B में क्या बोला है, यू सोल्ड इट. फर्स्ट ने उसको यूज के लिए दिया. अब यहां पे देखना पहले डेटा क्या दिया है, डाइनिंग टेबल वॉज सोल्ड टू विघ्नेश on what date रे बाबा, on 1st August 2023 for 30,000. तो 1 अगस्त को सेल किया, लेकिन साल तो अप्रैल से चालू हुआ. और अप्रैल में क्यों मैम ऐसा आप बोल रहे हो कि इसने यूज किया? क्योंकि दे आर गिवन अ वुडन टेबल एंड 4 चेयर्स वर प्रोवाइडेड टू विघ्नेश एट हिज रेसिडेंस. पहले उसको प्रोवाइड किया, जब कंपनी ने खरीदा होगा तब से उसको ही दे दिया शायद. प्रोवाइड किया, इट वाज फर्स्ट प्रोवाइडेड एंड देन सोल्ड. अच्छा क्वेश्चन में ये ऊपर की लाइन नहीं होती और डायरेक्टली होता कि विघ्नेश को सोल्ड किया 30,000 में, जो हमने 50,000 में खरीदा, तो आप सिर्फ सेलिंग वाला करते. क्वेश्चन में क्योंकि दिया है कि पहले विघ्नेश को डाइनिंग टेबल वॉज प्रोवाइडेड, दैट मीन्स फर्स्ट ही यूज्ड इट एंड लेटर ऑन 1st August इट वॉज सोल्ड, इसीलिए यहाँ पे दोनों आ रहा है. अगर क्वेश्चन में ऊपर वाला डेटा होता ही नहीं और सिर्फ ये लाइन होती, ध्यान से आप देखना, अगर क्वेश्चन में सिर्फ विघ्नेश ये है क्या, नहीं मैं iOS में आ गई, रुको सैलरी किधर है, उप्स सैलरी. हाँ तो अगर ये वाली लाइन होती नहीं, सिर्फ डायरेक्टली बोला जाता कि ये जो विघ्नेश को है दिस वाज परचेज्ड ऑन सो एंड सोल्ड टू डाइनिंग टेबल, यहां से होता कि डाइनिंग टेबल वाज परचेज्ड ऑन 1st May एंड इट वाज सोल्ड टू विघ्नेश, देन आप सिर्फ सेल वाला लेते. वो ऊपर की एक लाइन दी है कि वुडन टेबल एंड 4 चेयर्स वर प्रोवाइडेड टू विघ्नेश एट हिज रेसिडेंस. ठीक है क्या? रियल लाइफ में मुझे प्रॉब्लम नहीं आता, मैं क्लाइंट को पूछ सकती हूँ कि क्या सीन है यार, नहीं पहले मैं यूज ही कर रहा था, फिर कंपनी ने बोला यार तू ही खरीद ले. ठीक है, बट ये इस तरीके से सेंटेंस दिए तो आपको ध्यान से रखना है ये, क्योंकि एग्जाम हॉल में आप और सिर्फ क्वेश्चन पेपर है, ICAI को हम कॉल नहीं कर सकते जैसे रियल लाइफ में हम क्लाइंट को कॉल कर सकते हैं. ठीक है, यस. तो यहाँ पे हम देखेंगे, तो बिफोर दैट इट वॉज यूज, दैट मीन्स दैट इज फ्रॉम 1st April 23 to 31st July 23 there is use of dining table. ये कितने महीने हो गए, 4 months. तो इसके लिए परक्विजिट क्या होगा,
डाइनिंग टेबल का ओरिजिनल कॉस्ट उसका 10% पर एनम है, सो देयरफॉर फॉर 4 मंथ्स ये आएगा 60 है क्या, सॉरी 60,000 का 10% इंटू 4 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12, तो ये कितना हो गया, 2,000 हो गया, बराबर है क्या। फिर क्या हुआ, हाँ, देन परक्विजिट फॉर, ये यूज के लिए हुआ। अब परक्विजिट फॉर सेल, परक्विजिट फॉर सेल क्या बोलता है, चेक WDV अब परक्विजिट फॉर सेल क्या होता है मुझे याद नहीं आ रहा, आप चेक करो सेल के लिए कैसे होता है, चेक करो एंड इफ यू फॉरगेट कि मैम इट सेल माइनस WD और WDV माइनस सेल, डोंट गेट स्केर्ड इन द एग्जाम। मैम ने बोला कि बेनिफिट है तो परक्विजिट है, तो बेनिफिट कब होगा, कंपेयर करना कि एसेट की कितनी की वैल्यू है और मैंने कितने में खरीदा, मेरा फायदा हुआ तो परक्विजिट है, मेरा फायदा नहीं हुआ तो परक्विजिट नहीं है। सो फर्स्ट, डू यू नो द सेल प्राइस, इट वॉज सोल्ड फॉर व्हाट प्राइस, 30,000। नाउ लेट अस कैलकुलेट WDV। नाउ WDV कैलकुलेशन के लिए ये क्या है, फर्नीचर है, फर्नीचर पे रेट क्या होगा, रेट हम यूज करेंगे 10% और हम मेथड यूज करेंगे SLM। अच्छा, ये कहाँ पे दिया है, परक्विजिट के वैल्यूएशन रूल्स में दिया है। कंपनी का कोई भी मेथड हो, आई रियली डोंट केयर, कंपनी का यहाँ पे एक सेंटेंस ऐड कर सकते हैं, कंपनी डेप्रिशिएट्स द फर्नीचर एट 15%, आई रियली डोंट केयर, करेक्ट है क्या। तो WDV फर्नीचर का निकालना है। अब आपने खरीदा कब था, यहाँ पे कंप्लीटेड नंबर ऑफ ईयर्स लेना होता है, अंडरस्टैंड, ये की पॉइंट है, यहाँ पे क्या लेना होता है, यू हैव टू कंसिडर कंप्लीटेड नंबर ऑफ ईयर्स। अब आपने परचेज कब किया, ये इतना डिटेल में अभी आगे वर्किंग दिखाने की जरूरत नहीं, बट आपको डाउट आ सकते हैं इसलिए मैं अभी लिखती हूँ। ये यहाँ से आपने अगर लिख भी लिया सिर्फ काउंटिंग करके तो भी चलता है। अब देखो आपने परचेज कब किया था कंपनी ने, एक कब किया रे, 1 में 2020, और सेल कब किया, 1 August 23। Now how many completed years, now you have to ignore fractions, May 20 से लेके May 21 तक, ओए 1 ईयर, May 22 सेकेंड ईयर, May 23 थर्ड ईयर, May 23 के बाद भी आपके पास जून जुलाई अगस्त में है, यू हैव टू इग्नोर दैट, यू हैव टू ओनली कंसिडर कंप्लीटेड ईयर्स। तो यहाँ पे कंप्लीटेड ईयर्स कितने आ रहे हैं, 3, तो बाकी के ईयर्स इग्नोर ही करना है, कंप्लीटेड ईयर्स इज इक्वल टू 3। सो सेल प्राइस 30,000, WDV ये सब है। सो परचेज प्राइस 1 में 2020, सोल्ड ऑन 1 August 23। सो कंप्लीटेड नंबर ऑफ ईयर्स क्या है, 3, बराबर है क्या। कंप्लीटेड नंबर ऑफ ईयर्स क्या है, 3। करेक्ट है। तो अब देखो 3 ईयर्स के लिए आप निकालो ना, 60,000, 3 साल का डिप्रिसिएशन लो, 60,000 पे 10% फॉर 6,000 आता है, इंटू 3 ईयर्स, SLM मेथड है, तो इट इज 18,000 इज डेप्रिसिएशन, देयरफॉर WDV कितना आएगा, या ये सब आपने नहीं लिखा तो भी चलता है बॉस, हमने इसे कॉम्प्लिकेटेड आप वर्किंग करते हो, ये बहुत बेसिक वर्किंग है। यू कैन डायरेक्टली से WDV 60,000 माइनस 18 विच इज कमिंग टू 42,000। देयरफॉर हम यहाँ पे क्या करेंगे, परक्विजिट कितने की, फर्नीचर की वैल्यू 42 है, मैं कितने में ले रहा हूँ, 30 में, मेरा फायदा हुआ क्या, हाँ। फिर आप पहले फायदा निकालो फिर फॉर्मूला डिराइव करो, नहीं तो एग्जाम में तुम क्या कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा, सेल माइनस WDV है, WDV माइनस सेल है, तो परक्विजिट इज इक्वल टू 42,000 माइनस 30,000, सो दैट इज 12,000। तो गो अबाउ एंड सब्सटीट्यूट, एक सेल के लिए 12,000 और यूज के लिए 2,000, करेक्ट है क्या। लाइव स्ट्रीमिंग डाउट्स है तो पूछो।
मैन प्लीज एक्सप्लेन कंप्लीटेड ईयर्स. काशवी कंप्लीटेड मतलब फ्रैक्शन इग्नोर करना है. May 20 से लेके May 21 तक एक साल होता है. May 22 सेकेंड ईयर, May 23 थर्ड ईयर, खत्म. अगस्त में तुमने बेच दिया है तो मई के बाद चाहे यू आर होल्डिंग इट फॉर जून, जुलाई, अगस्त, इट डजेंट मैटर because it is completed number of years. So actually you are holding it for 3 years and some months, but those some months has to be sold, has to be ignored. हाँ, getting it everybody? हाँ या नहीं? झेप रहे ना? 4-5 चीज़ें आपको लर्न ही करनी पड़ेगी. रेंट फ्री का फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा. फिर आपको ये कार सेल में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बस ये तो लर्न. रेट वेट ये सब आप बैठ के एक दिन लर्निंग करो ना. आप लर्निंग ही नहीं करते और फिर बोलते हो कि मुझे याद कैसे रहेगा. आप बोलते हो मैं तुरंत ही प्रॉब्लम है. इससे नहीं होता है. हाँ, 45 मिनट्स आपको सैलरी को बैठ के डिसाइड करना पड़ेगा इसमें से कौन से ऐसे फॉर्मूलाज है जो मुझे लर्न करने पड़ेंगे. यू हैव टू लर्न इट. बिना लर्निंग किए कैसे आएगा फिर तुमको याद. हम स्कूल में कैसे बैठ के लर्न करते थे वैसे ये सैलरी को आपको लर्न करना. सैलरी इज फॉर्मूला बेस्ड. व्हाट टू डू. पीजीबीपी में बोला क्या लर्न करो. मैंने पीजीबीपी में बोला ना कि वो तो लॉजिक बेस्ड है, क्लाइंट के एंगल से सोचो. सैलरी में फॉर्मूला दिया है तो दिया है ना एक्ट ने. समझ में आया क्या. हाँ, यहाँ पे क्या हो गया 12. चलो ऊपर लिखो 2 and 12. तो ये 2000 हो गया, ये 12,000 हो गया. यहाँ पे देखो ग्रॉस सैलरी से पहले इधर ऑल्सो यू शुड लीव 2 to 3 लाइन्स. अगर आपको लगे 2 लाइन्स तो आपने छोड़ना चाहिए. आपको लगा अरे कुछ पर्क या एडजस्टमेंट मिस हो गया, यू कैन क्विकली एड इट एंड उसका नोट नीचे कर सकते हो आप. बराबर है. हाँ, अब क्या हुआ. चलो एम्बेसडर कार का सेल करो. ऐसे ही फटाफट करो. नोट 1 से खुद से बनाओ. चलो जल्दी करो. जिनके जिनके मैं क्वेरीज सॉल्व करती हूँ ना, आई शुड गेट सम रिस्पॉन्स फ्रॉम यू. ठीक है ना, कि हाँ मैम समझा, ओके यस. अब कंपनी ने ये कार परचेज कब किया. 16/7/2019 एंड आपने सोल्ड ऑन 14/7/2023. तो ये देखो कंप्लीटेड ईयर्स. अच्छा, यहाँ ऐसे होता है. डू यू नो वन थिंग. नाउ पे अटेंशन एंड लिसन, लेट मी टेल यू. डू यू काउंट ए ईयर फ्रॉम 1st Jan to 1st Jan. साल 1 Jan से 1 Jan होता है क्या. फिर 1 Jan से 31 December. या साल 1 April से 1 April होता है क्या. 1 April से 31 March, माने एक दिन पहले. तो यहाँ पे भी ध्यान से देखो. अभी 16th July 2019 से लेके 15th July 2020 को कंप्लीट होगा 1 ईयर. फिर अगला दिन 16 July 2020 से लेके 15 July 21 तक कंप्लीट होगा 2nd ईयर. 16 July 21 से लेके 15 July 22 तक कंप्लीट होगा 3rd ईयर. अब ऑब्जर्व करो, 16 July 22 से लेके ईयर कंप्लीट होता 15 July 23 को, बट ये नहीं हो पाया बिकॉज यू सोल्ड इट ऑन 14 July 23. सो 4th ईयर कंप्लीट नहीं हो पाया. 4th ईयर कंप्लीट होने के लिए एक दिन शॉर्ट पड़ा. तो मैम एक ही दिन कम है ना. बोलो ना ICAI को 39 मार्क्स मिले तो पास करने को. बोलो 59 मिलने पे बोल दो एग्जाम्शन देने के लिए. बोलो 199 पे पास करने के लिए बोलो. मैम एक ही तो दिन. मैम एक ही दिन कम है. डेडलाइन इज अ डेडलाइन. सो डोंट टेल मी ऑल दिस कि मैम एक ही दिन कम पड़ रहा है. मैम वो 14, मैम 15 को साल कंप्लीट हो रहा है, मैंने एक दिन पहले बेच दिया.
नहीं हुआ कंप्लीट ईयर, तो फोर्थ ईयर विल नॉट बी काउंटेड. यहाँ पे कितने ईयर्स कंप्लीटेड है? 3 कंप्लीटेड ईयर्स. एंड प्लीज अंडरस्टैंड, ईयर इज नेवर काउंटेड फ्रॉम 1st Jan to 1st Jan. ईयर इज काउंटेड फ्रॉम 1st Jan to 31st December, और ईयर इज काउंटेड फ्रॉम 1st April to 31st March. बरोबर है का? हाँ, तो ऐसा ही काउंटिंग होता है. सो फोर्थ ईयर इज नॉट देयर, सो देर आर ओनली 3 कंप्लीटेड ईयर्स. सो ओनली यहां पे क्या हो रहा है बोलो? ओनली 3 कंप्लीटेड ईयर्स. आ गया क्या? चलो तो निकालो. अभी WDV कैलकुलेट करने को तुमको आता है क्या? फिर रेट क्या यूज करोगे? WDV कैलकुलेशन कार का कैसे होगा? रेट 20%. ये परक्विजिट वाले रेट्स यूज करने. सेक्शन 32 में जो रेट सीखे प्लान टाइमशिप 15, वो 32 के लिए है. ये परक्विजिट के रूल्स है. कंपनी ने दिए गए रेट्स 32 वाले रेट्स यहां कंसिडर नहीं करना है. सो रेट 20%. मेथड WDV. चला मग सांगा काय आहे? Therefore, WDV at end of 3 years 1,28,000 and it is sold for. अब बेनिफिट है क्या? 128 वाली चीज मुझे 80 में मिल गई. सो इज इट अ परक्विजिट फॉर मी? यस. तो हाउ मच इज अ परक्विजिट? 48,000. सही है क्या? ये तुमको कैलकुलेट करने आया क्या? 128 आया कि नहीं? कितना है? कार की ओरिजिनल कॉस्ट क्या है? 2,50,000 इंटू 20% माइनस करने का, इंटू 20% फिर माइनस, इंटू 20 माइनस. WDV मेथड है ना. चलो चलो ट्राई करो, ऐसे नहीं करने का. यू हैव टू सॉल्व एवरीथिंग इन द एग्जाम. झेपता है क्या? नहीं झेपता है? चलो तो नोट इट डाउन. 48,000 इज द परक्विजिट. लिखो. हो गया सारा वर्किंग? हो गया क्या उधर? तो निकालो ग्रॉस सैलरी. ₹7 लाख. करेक्ट है कि नहीं है? हाँ. अब स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000. एंटरटेनमेंट नहीं है, PT नहीं है, तो ये कितना आ रहा है? 6,61,400. 661,400. बरोबर है क्या? सही है क्या? देखो. आज मुझे पॉसिबल हुआ ना तो मैं हर्षद सर की क्लास के पहले ½ एन आवर 40 मिनट्स आके वो PGBP के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेती हूँ टेस्ट के. तो आपका कॉस्टिंग का लेक्चर कितने बजे होता है? 3:30 को ना? नहीं सॉरी, ऑडिट 3:30. तो बिफोर हर्षद सर कम्स आई कम हियर फॉर ½ एन आवर एंड आई विल क्विकली चेक. PGBP का डिस्कशन कर लेती हूँ. नहीं किया मैंने डिस्कशन पेपर का? नहीं किया. मैं सोल्यूशन अभी शेयर कर देती हूँ तो आप देख के रखना, डाउट्स पूछना. प्लीज डोंट मेक मी सॉल्व इट. आप सोल्यूशन चेक करके डाउट्स पूछना. ये मैं आज क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मुझे सैलरी का टेस्ट देना है आपको. ठीक है? तो PGBP का चेकिंग इसलिए कर रही हूँ. तो दो पेंडिंग नहीं रखना है. आज PGBP खत्म करना है तो मुझे सैलरी का टेस्ट लेना है आपका. समझा क्या? समझा? हाँ हाँ.
हाँ तो ठीक है ना, ओके। तो पूछना, हाँ तो पूछना फिर। ओके, आर वी ऑल डन? वी आर डन ना? हाँ, तो नेट सैलरी कितना आया? 661,400। चलो, तो यहाँ पे आया 661,400। अब iOS नोट 2, आज मैं पीजीबीपी के टेस्ट का पेपर डिस्कशन कर लूँगी। 30 minutes, वॉट एवर टाइम आई टेक, 30-40 minutes आई कम आप, आई एम एट द ऑफिस ओनली ना एनीवेज, तो आपकी ऑडिट की क्लास के पहले मैं आ जाती हूँ। तो हर्षद से 3:30 आ रहे, तो मैं 3 बजे आके फटाफट से आपका पेपर चेकिंग का डिस्कशन कर लूँगी ऐप पर ही, ठीक है? हाँ चलो, iOS नोट 2 तुम लोग रहने वाले हो क्या कोई, या ओनली हाफ एन आवर? फिर आप वो देख लोगे, अगर आप इधर नहीं आ पाए तो मैं यहाँ से करूँगी। हाँ हाँ ठीक है, तो iOS नोट 2। अब इसको iOS में क्या मिला? इंटरेस्ट ऑन एफडी लिखो। इंटरेस्ट ऑन एफडी कितना है? 5,000। एफडी विथ कंपनी, देन देर इज इंटरेस्ट ऑन एफडी विथ बैंक, बैंक का भी है, एक कंपनी का है 3,000। इंटरेस्ट ऑन बैंक एफडी ऑफ माइनर मैरिड डॉटर 1,500 लेस करेंगे, तो ये होगा 1,500। अच्छा, थैंक गॉड ही इज ऑप्टिंग आउट ऑफ बैक। अगर ही वॉज नॉट ऑप्टिंग आउट ऑफ बैक, बैक लेते तो 1,500 का एग्जाम्शन आपको नहीं मिलता। अच्छा अब बोलो, बैक में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा क्या? हाँ, ये अमेंडमेंट हुआ है, बैक में स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी वाला मिलेगा। तो ये टोटल कितना हो गया? 9,500, बरोबर ना? तो ऐड 9,500। अब ये विघ्नेश की एज क्या है, कुछ दी है क्या? तो सेविंग नहीं है ना, एफडी के इंटरेस्ट पे 80 TTA नहीं मिलता है, 80 TTB एफडी इंटरेस्ट कंसिडर करता है, और वो किसके लिए मिलता है? सीनियर सिटीजन के लिए। हाँ देखो, लर्न किया हुआ रहता है तो आता है, क्लिक होता है, लर्न करने की ये होती है, देरी होती है। तो जीटीआई कितना बन गया? 6 लाख नहीं, 7 लाख, नो 6 लाख, 6 लाख। एनी चैप्टर 6 से डिडक्शन? LIC प्रीमियम, ओके। कंट्रीब्यूशन टू LIC टुवर्ड्स प्रीमियम 1 लाख, तो LIC तो LIP ATC मिलेगा आपको, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 1 लाख, एंड आप PPF कर रहे हो 40, तो ये 1.5 लाख की लिमिट के अंदर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इट विल बी 5 लाख, या ना 50, 5,20,700, करेक्ट? 30, 530,700। अयो, इतना मिस्टेक कर रही हूँ मैं। हाँ ऊपर 9 है। 530,900। नाउ टैक्स, नॉर्मल तरीके से टैक्स निकालना है, 0 to 250, 250 to 5 and 5 to 10। टैक्सेस 14,000, क्यों रे? कैलकुलेट ना, सेस ऐड करके बोलो ना। ये 14,045 नहीं आ रहा है, तो किसने बोला मुझे? क्या मतलब, तुमको टैक्स कैलकुलेशन सिखाना पड़ेगा अभी मुझे? मतलब वो सिखा चुकी हूँ मैं फर्स्ट क्लास में। काय रे, काही खरं नहीं है। हाँ सेस ऐड कितना है अभी? सेस बोलो। जीडी में अपलोड नहीं हुआ है, ठीक है, 1 मिनट। कल नहीं रहे, तू कंफ्यूजन मत क्रिएट कर, वो बच्चे 6 फेब के लेक्चर के पीछे पड़े, तू कल का मत बोल। कल लाइट नहीं थी, हो जाएगा वो।
4% सेस बोलो कितना है? हाँ, सो 19,427 है क्या? सो 19,430। हो गया क्या? ये हो गया क्या? कोई डाउट है क्या किसी को? नाउ यू विल डू क्वेश्चन नंबर 6 फॉर होमवर्क। 6 वाला क्वेश्चन आप क्या करोगे? होमवर्क के लिए करोगे। विल यू डू 6 and 7 बोथ फॉर होमवर्क? क्या एक मैं करूं और आपके साथ? और एक मैं करना है क्या आपके साथ? तो बोलो। विल यू ट्राई 6 and 7? ओरे बाबा, विल यू ट्राई 6 and 7 होमवर्क के लिए? या अभी वही तो है सारा अलाउंसेस, वही। इसमें रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं है दोनों में। 6 and 7 आपको सॉल्व करना है, जैसे मैंने बोला है वही मेथड सॉल्व करना है। ठीक है क्या? हाँ ठीक है। अब मैं आपको एक रिटायरमेंट बेनिफिट्स के बारे में कुछ बता देती हूँ फिर। अब ध्यान से सुनना। I forgot the phone. चलो पहले मैं ग्रेचुटी बता देती हूँ। कौन सा बता देती हूँ? ग्रेचुटी। रेडी? दिस इज ग्रेचुटी के बारे में ये। सो ऑन पेज नंबर 29, 30 पे उसका थ्योरी दिया हुआ है। पेज नंबर 30 पे। एवरीबडी रेडी? सो लेट मी एक्सप्लेन यू थेरोटिकली, देन ऑफ कोर्स आई विल डू क्वेश्चंस ऑन दिस। ओके? आज मैं आपका पेपर चेकिंग कर डिस्कस करती हूँ सिर्फ। आपने डाउट्स रेडी रखने चाहिए। तो उसके पहले अभी मैं क्लास के बाद तो मुझे तुरंत बता देना, इसने पीडीएफ वो देना, मैं और एक उसमें क्वेश्चन ऐड करके आपको वो दे देती हूँ। तीनों क्वेश्चन का सोल्यूशन दे दूंगी। यू गो थ्रू इट एंड देन कीप योर डाउट्स रेडी सो दैट आई कैन सॉल्व योर डाउट्स। हाँ, करने का रहेगा तो आई कैन डू इट, आई हैव नो प्रॉब्लम। हाँ, देन आई डू यूट्यूब अनलिस्टेड, नो प्रॉब्लम। बट यूट्यूब अनलिस्टेड भी वो जल्दी देर शाम तक, रात तक प्राइवेट कर देंगे ना, ऐसा ज़्यादा देर नहीं रखेंगे। हाँ ठीक है। अभी क्लासरूम नहीं है अवेलेबल, नहीं तो मैं, अगर लॉज जिनका नहीं है, मैं अभी एक ही फ्लो में चेकिंग भी कर देती थी। तो जिसको फिर ये अनलिस्टेड बाद में देखना होगा, हाफ एन आवर कैन ऑल डू इट ऑल्सो। मतलब एक ही फ्लो में करना है तो ऐसे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। विल सी, विल चेक, आई हैव टू आस्क हेमंत, है ना? तो मैं हेमंत को भी पूछती हूँ, क्योंकि जस्ट डिस्कशन ही करना है, मतलब मुझे उसमें कुछ ये नहीं है। मॉर्निंग देर इज़ अ क्लास देर। अभी देखते हैं किधर आनंद सर किधर ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपन देखते हैं। 2 मिनट। नहीं 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 नहीं, दिस इज अ लेक्चर का टाइमिंग, आई एम नॉट यूजिंग दैट फॉर दैट। नो नो, आई एम नॉट डुईंग दैट। चलो ग्रॅच्युटी। हे हर्षद सरांचा क्लास स्टार्ट झाला का? तिथे चालू आहे? ठीक आहे।
अब ग्रेच्युटी में क्या है, सुनो ना, ग्रेच्युटी में यू हैव डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट। तो ग्रेच्युटी में क्या है, देयर इज डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट। तो आइदर रिटायरमेंट के टाइम पैसे मिल सकते हैं या डेथ के टाइम मिल सकते हैं। आइदर इट इज पेड वॉलंटरीली, मेरी मर्जी मुझे देना है ग्रेच्युटी, या मैं ग्रेच्युटी इसलिए दे रही हूँ बिकॉज इट इज अंडर अ ग्रेच्युटी एक्ट। देखो रिटायरमेंट बेनिफिट्स में 3 बेनिफिट्स पढ़ा रही हूँ, ग्रेच्युटी, पेंशन, लीव सैलरी। चलो कितने रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, 3, ग्रेच्युटी, पेंशन, लीव सैलरी, बराबर है क्या? हाँ। तो अभी आप जब भी पढ़ाई करते हो पूरा सैलरी चैप्टर 1 को में नहीं पढ़ना है, एक दिन बैठ के अलाउंसेस करो या अलाउंसेस और परक्विजिट साथ में करो, देन टेक अ पॉज, देन यू स्टडी रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ऐसा आप एक ही फ्लो में करोगे देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट एंड नॉट मैनेजेबल। Okay, so it is paid voluntarily, it is paid under the Gratuity Act, it may be paid during employment, so it can also be paid when during employment. Now may be paid on retirement also, okay? During employment दिया, बहुत rarely कोई देता है gratuity during employment. During employment दिया, then it becomes taxable. So please write down, it is always taxable if you get it during employment. बहुत rarely लोग इसको employment के time देते हैं, it becomes fully taxable. ओके, इट मे बी पेड व्हेन ऑन रिटायरमेंट। तो ये कब पे हो सकता है, इवन ड्यूरिंग रिटायरमेंट के टाइम भी ये पेड हो सकता है, इट मे बी पेड ड्यूरिंग ऑन रिटायरमेंट। अब रिटायरमेंट के टाइम देखो, ये रिसीव ड्यूरिंग सर्विस है तो ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। अब रिटायरमेंट के टाइम मिला, पर्पल कलर जो है, तो तीनों जो है ये कौन से वाले, अभी रिटायरमेंट वाले। तो रिटायरमेंट के टाइम अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला तो इट इज फुल्ली एग्जम्प्ट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला तो इट इज फुल्ली एग्जम्प्ट। अब इफ यू आर कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट एंड थर्ड यू आर नॉट कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट, थर्ड इज द अदर्स कैटेगरी, मतलब जो पहले 2 में नहीं फॉल हो रहे ना वो अदर्स में जा रहे। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो देखो आपको ये लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को रिटायरमेंट बेनिफिट्स मोस्टली एग्जम्प्ट ही होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को रिटायरमेंट बेनिफिट्स आर मोस्टली एग्जम्प्ट, तो ये लर्न ही नहीं करना। आपको ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मिला, ये एक्चुअली एक रिटायरमेंट बेनिफिट है, तुम एम्प्लॉयमेंट के दौरान ही दे रहे हो तो हम इसको टैक्सेबल कर देंगे, आप इसको रिटायरमेंट के टाइम दे दो। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो हम इसको एग्जम्प्ट करेंगे। और गवर्नमेंट को छोड़ के अभी कौन से बचे, अब क्यों दे रहे हो आप, ग्रेच्युटी एक्ट के अंडर दे रहे हो तो आप ग्रेच्युटी एक्ट के हिसाब से फॉलो करेंगे, और आप ग्रेच्युटी एक्ट के हिसाब से नहीं हो तो आप अदर्स की कैटेगरी में आ गए, ना ही आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो ना ही आप ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड हो, फिर भी आपका दिल बहुत बड़ा है, आपके पास पैसे बहुत ज्यादा है और आपको ग्रेच्युटी देना है, तो आप अदर्स की कैटेगरी में चले जाओगे। अब जो ये दोनों ऑफ कोर्स सेकंड एंड थर्ड ना, फर्स्ट तो इज फुल्ली एग्जाम, तो आपको सेकंड लर्न करो। देखो हमेशा एग्जाम्शन इज फर्स्ट वॉट एवर इज रिसीव्ड, ग्रेच्युटी जितना मिला उससे ऊपर तो एग्जाम्शन नहीं होगा। आपको किसी ने 5 लाख ग्रेच्युटी दिया, मैक्स टू मैक्स 5 लाख के ऊपर एग्जाम्शन जा सकता है क्या, नहीं। तो ऑलवेज लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग में एक अमाउंट आता है विच इज अमाउंट रिसीव्ड, तो पहला अमाउंट ग्रेच्युटी रिसीव्ड है, दूसरा इसका स्टैट्यूटरी लिमिट है विच इज 20 lakhs। ये अमेंडमेंट नहीं, यहां नहीं हुआ है, वो लीव सैलरी का स्टैट्यूटरी लिमिट बढ़ गया, तो यहां क्या है, ये 20 लाख है। 2 अमाउंट्स तो इजी है, ग्रेच्युटी रिसीव्ड एंड स्टैट्यूटरी लिमिट इज 20 lakhs। अब थर्ड क्या है, 15 डिवाइडेड बाय 26 इंटू योर मंथली सैलरी, सो 15 डिवाइडेड बाय 26 इंटू योर मंथली सैलरी इंटू लेंथ ऑफ सर्विस। अब 15 डिवाइडेड बाय 26 कैसे, 4 संडेज काउंट किए, दैट इज वाई 26 है। तो जितनी भी सैलरी है, पहले 15 दिनों की सैलरी ये जो होती है ये मंथ की है, अब इसको डिवाइडेड बाय 26 करना है, इंटू 15 करना है, तो आपको 15 दिनों की सैलरी आएगी, इंटू लेंथ ऑफ सर्विस। अब इसमें आपको नीचे देखो एरो में दिया है, लेंथ ऑफ सर्विस इज राउंडेड ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। ये आप भूलने ही वाले हो, आपको ये लर्न करके जाना है, आपको एग्जाम के एक दिन पहले देख के जाना है। अब ग्रेच्युटी एक्ट में क्या होता है, राउंडिंग ऑफ अलाउड है, राउंडिंग ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स, माने इफ यू आर वर्किंग फॉर, इधर ही आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, इफ यू वर्क फॉर 15 years 7 months इट विल बी टेकन एज 16 years। सो दिस इज राउंड। एंड आई टेल यू वन थिंग, जब इस पे क्वेश्चन आता है ग्रेच्युटी लीव सैलरी, क्वेश्चन बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी बच्चे ने एफर्ट डाला है उसको लर्न करने में। तो जब ग्रेच्युटी, लीव सैलरी, पेंशन पे सवाल आते हैं बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपको ये सब कॉम्प्लिकेटेड चीजें लर्न करनी है, इस पे कभी भी बहुत ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आता है। तो यहाँ पे ये राउंडिंग ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ, यहाँ बहुत अच्छा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और जो आईसीआई को पसंद है, यहाँ की जो सैलरी है इट इज बेसिक प्लस डीए, डीए के आगे कोई इफ और बट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो
इनकम टैक्स एक्ट बोलता है यार तू डीए क्यों ले रहा है, डीए तो इनकम टैक्स एक्ट हर बार बोलता है वी विल एड ओनली इफ इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। एचआरए का देखो क्या डेफिनेशन है सैलरी का, बेसिक प्लस डीए, डीए इफ फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्लस कमीशन इफ रिसीव्ड एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। तो वो डीए ऐड कब करते हैं, इफ इट फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सैलरी। रेंट फ्री अकोमोडेशन की सैलरी में भी डीए ऐड करते हैं इफ इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ सैलरी। यार इधर ग्रेच्युटी एक्ट बोलता है यार वो तेरे यहाँ होता है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ये कौन से किसका फॉलो कर रहे हैं अपन, ग्रेच्युटी एक्ट। सो ग्रेच्युटी एक्ट के हिसाब से जो सैलरी है इट सेज बेसिक प्लस डीए, वेदर डीए इज फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सैलरी और डीए इज नॉट फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सैलरी, वेदर डीए इज फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सैलरी or DA is not forming a part of salary. So whether DA is forming or DA is not forming a part of salary, it is always going to be added in salary. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बेसिक प्लस DA, यहाँ कुछ नहीं दिया है, whether DA is forming or not forming फिर भी ऐड होगा। अब ऐसा ही if others के कैटेगरी में पहले दो पॉइंट सेम है, पहला पॉइंट है ग्रेच्युटी रिसीव्ड सेम, सेकेंड पॉइंट इज 20 lakhs। अब तीसरा जो पॉइंट है वहां 15 दिन बोला है या हाफ मंथ बोला है, हाफ इंटू एवरेज सैलरी, यहां शब्द क्या यूज किया है एवरेज। कभी कभी आपको एवरेज सैलरी भी कैलकुलेट करके दिया जाएगा, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आपको दिया जाता है क्वेश्चन, आपको लर्न करके ही जाना पड़ेगा। तो आपने सैलरी के चैप्टर के लिए अलाउंसेस परक्विजिट्स ये बार बार आपको रिपीट करना है, लर्निंग करना है। रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी आपको एग्जाम के 1.5 डे बिफोर में फटाफट ग्रेच्युटी क्या है, रेंट फ्री में लीव एनकैशमेंट क्या है, ये फॉर्मूला लर्निंग के लिए ग्रेच्युटी कौन सा है सैलरी के चैप्टर के लिए आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है क्योंकि एक दिन पहले फॉर्मूला लर्निंग है। पीजीपीपी को इतना टाइम नहीं देना पड़ेगा क्योंकि उसका लॉजिक बेस्ड है। हाँ, पीजीपीपी के अलावेबल एक्सपेंसेस की मैंने आपको लिस्ट बनाने को बोली थी, तो आप लिस्ट बना दो अलावेबल एक्सपेंसेस की। वो लिस्ट आपको अगर पीजीपीपी की आपकी लिस्ट रेडी है, अलावेबल डिसअलावेबल एक्सपेंसेस प्रिजम्पटिव का ये पढ़ना आपको रेडी है, तो आप फटाफट 1 आवर में वो खत्म कर सकते हो क्योंकि पीजीपीपी का लॉजिक उस दिन नहीं डेवलप होगा, वो ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। सैलरी का लर्निंग यार ग्रेच्युटी में क्या था, वो बेसिक प्लस डीए है या राउंडिंग ऑफ कब, वो आपको एक दिन पहले पढ़ के ही जाना पड़ेगा। तो सैलरी को आपको लगभग देने पड़ेंगे 2 आवर्स, पीजीपीपी को आप दे सकते हो 1.5 आवर्स। तो दिस इज समवेयर यू नोट डाउन दिस फॉर 1.1 डे बिफोर द एग्जाम। सो 1 डे बिफोर द एग्जाम में सैलरी को आपको देना पड़ेंगे 2 घंटे मिनिमम, मतलब 2 घंटे। आप हाँ अभी किसी का सैलरी वीक है, किसी का पीजीपीपी वीक है, तो वो हिसाब से वेरिएशन आप कर देना। बट एक मोटा मोटी मैं गाइडलाइन दे रही हूँ, कैन यू वेरी इट, ऑफकोर्स यू हैव टू वेरी इट। कपड़े हमेशा टेलर मेड होते हैं तो ज़्यादा अच्छे फिट होते हैं। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट टेलर मेड आपके हिसाब से प्लान बनना चाहिए। अब देखो ग्रेच्युटी रिसीव्ड और उसके बाद क्या है ये 20 lakhs इज द लिमिट। अब थर्ड अमाउंट आपको लर्न करके जाना पड़ेगा, हाफ इंटू एवरेज मंथली सैलरी इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड है। अब यहाँ वर्डिंग देखो क्या है, इन दोनों के बहुत नखरे हैं। ये ग्रेच्युटी एक्ट के हिसाब से वो राउंडिंग ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 months करता है, ये बोलता है मैं कंप्लीटेड ईयर्स कंसिडर करूंगा, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू इग्नोर फ्रैक्शंस। यहां पे इसका एग्जाम्पल है सेम, इफ यू आर वर्किंग फॉर 15 years 7 months it is going to consider it at 15 years, it is going to ignore fractions, it is going to say completed number of years। ऊपर लिखा हुआ है completed number of years लेना है आपको, क्या लेना है आपको, completed number of years। So 15 years 7 months is equal to what, 15 years। 5.4 म्हणजे 5 years and how many months, 4 months, 4 months, yes, तो 5 15 लेते हैं 15, yes, in excess of 6 months। बराबर है क्या? हाँ, अब इधर सैलरी क्या है, सेम लाइक एचआर है, बेसिक प्लस डीए, डीए फॉर्मिंग इफ डॉट 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 दिया है मतलब वो उसका कंडीशन, प्लस कमीशन इफ रिसीव्ड एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। ध्यान में आया क्या आपको, पक्का? ओके। अब देखो आगे, ये ग्रेच्युटी है,
सो चलो ग्रेचुटी का क्या फॉर्मूला, इधर स्पेस दिया है, यू री राइट फॉर होमवर्क, राइट द फॉर्मूला ऑफ ग्रेचुटी अगेन, राइट ग्रेचुटी का फ्लो चार्ट अगेन। यहाँ पे ग्रेचुटी का फ्लो चार्ट बनाना है आपको। क्या फ्लो चार्ट है यहाँ पे, ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट टैक्सेबल, ड्यूरिंग रिटायरमेंट देन गवर्नमेंट है तो एग्जाम्प्ट, नॉन गवर्नमेंट में भी आपको देखना पड़ेगा ग्रेचुटी एक्ट एंड अदर्स। सब में ग्रेचुटी एक्ट और अदर्स में 2 पॉइंट्स कॉमन है, ग्रेचुटी रिसीव्ड एंड 20 lakhs। समझ में आया क्या, पक्का ये समझ में आया आपको? ग्रेचुटी, एक मिनट, ग्रेचुटी पे है क्या क्वेश्चन, इधर है? यस, सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2, नहीं क्वेश्चन नंबर 3। ऐसा कैसे, उधर भी ग्रेचुटी बोला इधर भी ग्रेचुटी, हाँ ऐसा है, हाँ दोनों है, दोनों है। क्वेश्चन नंबर 3 करते पहले, या नो प्रॉब्लम, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3, कम ऑन। रेडी है क्या तुम? ग्रेचुटी पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इट्स पेज 67 पे, थर्ड क्वेश्चन करेंगे 68। रेडी? Mr. Ravi retired on 15 June 23 after completion of 26 years, 8 months of service. At the time of retirement, his salary was, basic was 50,000 per month, DA 10,000 per month, 60% of which forms a part of retirement benefits, commission 1% of turnover, turnover in last 12 months was 1 crore 20 lakhs, bonus 25,000 per month. Compute his taxable gratuity assuming A, he is a private sector employee and covered by payment of gratuity act, B, he is a private sector employee and not covered by payment of gratuity act, and C, he is a government employee and he is a government employee. So let's do it for the A part. Okay, so first A क्या है लिखो, private sector and basically covered under, हाँ लिखो कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट। कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट, बरोबर आहे का? नाउ व्हाट इज द फॉर्म्युला फर्स्ट, लेट्स राइट डाउन। Exemption is least of the following. One, gratuity received. ग्रेचुटी रिसीव्ड, कितना ग्रेचुटी मिला है? दूसरा अमाउंट क्या है? 20 lakhs। ये कहाँ से आया? स्टैट्यूटरी लिमिट। अब थर्ड अमाउंट क्या है ग्रेचुटी एक्ट में? 15 डिवाइडेड बाय 26 इंटू सैलरी इंटू लेंथ ऑफ सर्विस। करेक्ट है? इंटू लेंथ ऑफ सर्विस, बरोबर? If salary increases, which amount salary will be considered for gratuity, मैम? राजवीर, सेकेंड केस में एवरेज सैलरी लेते हैं,
एवरेज मतलब सैलरी फॉर लास्ट 10 मंथ्स डिवाइडेड बाय 10, वो नॉट कवर्ड इन ग्रेचुटी में। इधर लेटेस्ट सैलरी लेते हैं, महीने 1 महीने की तो सैलरी लेनी है, जो लेटेस्ट रिटायरमेंट के टाइम जो सैलरी होती है वो लेते हैं। नॉट कवर्ड इन ग्रेचुटी एक्ट, 1 मिनट सुनो बेटा, यहाँ पे आप ये अपडेट कर दो, 1 मिनट। ये जो एवरेज सैलरी है उसका मीनिंग दिया हुआ होगा, या नहीं दिया तो फिर आप लिख के लो। एवरेज सैलरी, यहाँ पे जो एवरेज आता है ना, एवरेज शब्द यूज किया ना हमने, इसका एवरेज का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज सैलरी? सैलरी फॉर लास्ट 10 मंथ्स, तो जो भी होगा, अगर 6 महीने की सैलरी अलग थी, 4 महीने की अलग थी, तो आपको टोटल 10 महीने का टोटल लेना है। सो दैट इज सैलरी फॉर 10 मंथ्स डिवाइडेड बाय 10, देन यू गेट अ एवरेज। अच्छा, दिया है क्या? ठीक है। सो सैलरी फॉर 10 मंथ्स डिवाइडेड बाय 10, आपको एवरेज लेना है, ठीक है। चलो लेट अस सब्स्टिट्यूट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैलरी? मुझे कुछ भी याद नहीं है, सब क्वेश्चन में से टर्न करना है। तो सैलरी फॉर दिस पर्पज इज इक्वल टू बेसिक प्लस डीए। कुछ नहीं है, इफ एंड बट है ही नहीं आगे, मतलब डीए फॉर्मिंग हो या फॉर्मिंग ना हो, जैसे यहाँ दिया ओनली 60% इज फॉर्मिंग, आई रियली डोंट केयर, पूरा डीए ऐड होगा बिकॉज दिस इज अंडर ग्रेचुटी एक्ट। ये ग्रेचुटी रिटायरमेंट बेनिफिट्स में सिर्फ सब्सटीट्यूशन है, आपको लर्निंग करना पड़ेगा। सैलरी चैप्टर थोड़ा सा मैकेनिकल चैप्टर है। तो कितना आएगा बेसिक? 50,000, और डीए कितना है? 10,000, पूरा लेंगे। ओके, सो थर्ड अमाउंट विल बी 60,000 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 26। एंड ऐसे कितने साल काम किया इसने? ही रिटायर्ड आफ्टर वर्किंग फॉर 26 years and 8 months. So should I do rounding off in excess of 6 months? Yes. So this will become 27 years. 26 years 8 months को हम राउंड ऑफ करेंगे as 27 years because gratuity act says rounding off in excess of 6 months. 9,34,615. यस, तो इसमें क्या होगा? देयरफॉर टैक्सेबल ग्रेचुटी, देयरफॉर ग्रेचुटी एग्जम्प्ट, पहले बोलो। ये मंथली है, इंटू 12 कुछ नहीं है इधर, मंथली है, 15 दिन की सैलरी है, सुन के लो। ये जो ब्रैकेट इंडिकेट करता है, ये जो मैं ब्लैक में लिख रही हूँ, दिस इज 15 डेज सैलरी, ये 15 दिनों की सैलरी है बेसिकली। 15 डेज सैलरी इंटू जितने साल आपने काम किया वो, इंटू लेंथ ऑफ सर्विस। हाँ, ये कोई जॉब नहीं है कि आपको साल में आपने 12 महीने काम किया, 12 महीने होते तो 12 नहीं करने का, इधर ये रिटायरमेंट बेनिफिट है। तो ग्रेचुटी एग्जम्प्ट लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज व्हाट? 9,34,615, देयरफॉर टैक्सेबल ग्रेचुटी 15 lakhs minus 934,615, 5,65,385. This is taxable salary. राजवीर, तेरे डाउट क्लियर हुआ ना? तो थम्स अप भेजने का, ओके बोलने का। चलो अब सेकंड पॉइंट, अब किसके लिए वर्किंग करेंगे? सेकंड पॉइंट, हाँ लिखो, नॉट कवर्ड इन not covered in gratuity act. नॉट कवर्ड इन ग्रेचुटी एक्ट में क्या होने वाला है? एग्जम्पशन इज लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट, gratuity received. How much is the gratuity received? 15 lakhs. Second, 20 lakhs. 20 lakhs कहाँ से आया?
statutory limit. And third, half into average salary into completed number of years. यहाँ शायद कोई चेंज नहीं होगा सैलरी में, क्योंकि उसकी सैलरी 10 महीने से सेम ही है, तो एवरेज लगभग सेम ही आएगा. बट आपकी सैलरी चेंज हो गई तो एवरेज में चेंजेस. सो नाउ फर्स्ट आवर जॉब इज टू फाइंड आउट एवरेज. नाउ लिसन हाउ द फॉर्मूला इज. एवरेज सैलरी क्या होता है? सैलरी फॉर 10 मंथ्स डिवाइडेड बाय 10. तो सैलरी फॉर 10 मंथ्स डिवाइडेड बाय 10. अब व्हाट इज सैलरी फॉर दिस पर्पस? पहले सैलरी का मतलब है बेसिक. डीए विल बी एडेड if forming a part of salary for retirement benefits plus commission if received as a percentage of turnover. करेक्ट है क्या? if received as a percentage of turnover. तो बेसिक कितना है? नाउ आई शुड एक्चुअली आई कैन डू वन वे. वेट ऐसा यहाँ पे नहीं लिखा तो भी चलेगा. आई कैन डायरेक्टली फाइंड आउट नाउ सैलरी फॉर 10 मंथ्स. अगर ये चेंज होता रहेगा, यहाँ चेंज नहीं हुआ, बेसिक चेंज नहीं हुआ, सैलरी फॉर 10 मंथ्स. ना वेट, इसमें क्या क्या लूंगी? बेसिक फॉर 10 मंथ्स कितना आएगा? 50,000 इंटू 10, तो ये कितना आएगा? 5 लाख. मैम हम टोटल करके फिर इंटू 10 कर ले? हाँ कर सकते हो. यहाँ पे क्योंकि चेंज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. मैं बाद में भी कर सकती हूँ कि नहीं? हाँ. अब देखो डीए कितना आएगा? पूरा नहीं आएगा, 6,000 आएगा. डीए 6,000 आएगा. कैसे? 60% ऑफ 10,000, बिकॉज ओनली 60% डीए इज फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स. ओनली 60% डीए इज फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स. तो ये 6,000 इंटू क्या करेंगे हम? 60,000 बेसिक डीए. उसके बाद क्या है? कमीशन इज गिवन एज अ परसेंटेज. क्या? हाँ, तो इधर आपको निकालना 10 मंथ्स का, 12 मंथ्स का दिया. रुको, अब टर्नओवर कितने का निकालना पड़ेगा? 10 मंथ्स का. हाँ, तो एक मिनट, मतलब आपको ऐसे करना पड़ेगा. कमीशन फॉर 12 मंथ्स. 12 मंथ्स के लिए कमीशन कितना आएगा? 1% ऑन 1 करोड़ 20 lakhs. कितना आता है वो? 1% इज 1,20,000. Then you have to find out therefore commission for 10 months. So how much does that come to? 1 lakh. बराबर है क्या? That comes to 1 lakh. तो यहाँ पे कमीशन कितना ऐड करेंगे हम लोग? 1 lakh. तो सैलरी फॉर 10 मंथ्स कितना बन जाएगा? 6,60,000. तो सैलरी फॉर 10 मंथ्स इज 660. देयरफॉर एवरेज सैलरी 6,60,000 डिवाइडेड बाय 10. मैम क्या एक बार 10 से मल्टीप्लाई किया फिर 10 से डिवाइड किया? यहां सेम है, क्योंकि बेसिक वॉज थ्रू आउट 50,000. अगर बेसिक चेंज होता तो फिर आपका एवरेज भी चेंज हो जाता. देयरफॉर वी विल सब्स्टिट्यूट हाफ इंटू 66,000 into oh no, how many years has he worked for? Only completed years लेना है. So 26 years. तो कितना आ रहा है ये? 8,08,000. Therefore exemption least of the following is how much? 8,00,000. Therefore taxable gratuity 15 lakhs minus कितना रे? 8,58,000. How much is that? 6 lakhs.
42,000 करेक्ट है। लाइव स्ट्रीमिंग कोई डाउट है क्या? यस, किसी को यहाँ कोई डाउट है क्या? एंड थर्ड केस में क्या बोला है, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो पूरा देन 15 lakhs ग्रेचुटी विल बी एग्जम्प्ट, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगी, ये एग्जम्प्ट ग्रेचुटी हो जाएगा। डन है। सो दिस इज योर होमवर्क, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7। ठीक है क्या? तो मैं अभी कल सुबह कंटिन्यू करती हूँ। डन है? एनीबडी हैविंग एनी डाउट? पक्का? यस, ओके, थैंक यू सो मच, आई सी यू टुमारो। अब सिर्फ जिन बच्चों को टाइम होगा, 1 मिनट देखते हैं, हम लोग क्लासरूम अवेलेबल होगी तो मैं पीजीपीपी का डिस्कशन अभी कर लेती हूँ। सो लेट्स जस्ट गो आउट एंड चेक क्लासरूम अवेलेबल हुआ, स्टूडियो हुआ, जो भी हुआ विल चेक। ठीक है? यस, तो लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स आपको पॉसिबल होगा तो आप कर लेना, नहीं तो वो अनलिस्टेड पे आप चेक कर लेना। एनीवेज इट्स जस्ट द पेपर चेकिंग, है ना? यस, थैंक यू। वाले में इसलिए अगर